अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। ज़लज़ले आम हो जाएंगे, इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा और दिन छोटा हो जाएगा। जालिम की जो दास्तान रहेगी या जुल्म की जो दास्तान रहेगी वो भी आम हो जाएगी। क़त्ल, गारतगिरी ये भी बहुत आम हो जाएगी। ज़मीन से जो उगने वाली चीज़ें रहेंगी उसकी मकदार कम हो जाएगी और बारिश भी साथ साथ कम हो जाएंगी। बहरहाल ऐसे निशानियाँ क़यामत के क़रीब के हैं। हम सब के लिए इससे नसीहत लेना बहुत ज़रूरी है। तब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक कि ऐसे हालात या ऐसी निशानियाँ हमें दिखने को नहीं मिलेगी। ये कुरान में भी आया है और अहादीस में भी इसका ज़िक्र किया गया है। तुर्की में अगरचे के ज़लज़ला आया है और तुर्की का ज़लज़ला मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि 20,000 लोगों की जान वहाँ पे चली गई है और एक अंदाज़े के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 20,000 लोग की जब जान जाती है या जो भी फाइनल फिगर आएगा इंटू 100 करना पड़ेगा, 2 सिफ़र और लगा लेंगे तो एक अंदाज़े के मुताबिक 20 लाख के क़रीब लोग, आज की बात यह है कि 20 लाख के क़रीब लोग का माली या किसी तरीक़े से वो मुतासिर हुए हैं ज़लज़ले के झटकों के बाद या इमारतें गिर जाने के बाद। तो ये चीज़ जालिम के लिए भी एक निशानी है और जालिम हुक्मरान के लिए भी एक निशानी है। बहरहाल हैदराबादियों ने फिर से तुर्की के मामले में लब्बैक कहा है और ये एक आम चलन है कि हैदराबादी हर वक्त आगे बढ़ता है। किसी को भी मुसीबत में देखता है तो उसका दिल फ़ौरन नरम होता है और वो आगे बढ़कर मदद करने के लिए चले जाता है। दाइम में दर में सुख में हर कोई अपनी अपनी आखिरत को संवारने के लिए तुर्की काउंसिल जनरल के ऑफ़िस को यहाँ पे जाकर अपने से जो मदद हो सकती वो पहुँचा रहा है। ये एक अच्छी और खुशाइंद बात है कि हैदराबाद हर वक्त ऐसे चीज़ों में आगे रहा है और हैदराबादियों ने हर वक्त अपनी हमदर्दी का एक सबूत दिया है। बहुत सारी हुकूमतें और हाकिमों को हमने देखा है, लेकिन बहरहाल ऐसे जो जज्बे ईमानी होता है या जज्बे इंसानी होता है या हमदर्दी का जो जज्बा होता है वो अक्सर हम हर वक्त ऐसी दुनिया भर में कहीं पर भी अगर मुसीबत आती है तो ये हैदराबाद मैं समझता हूँ कि पूरी हिंदुस्तान की मिसाल है, पूरी दुनिया में एक मिसाल है कि कहीं भी कोई तकलीफ़ होती है तो हैदराबादी हर वक्त आगे बढ़ता है। तो ये तो एक ज़लज़ले की थी, ज़लज़ले की निशानियाँ हैं। इससे हमें अपने आप को दुरुस्त करने का एक मौका मिलता है। बहरहाल अगर ये तुर्की थी, तुर्की से अगर हम वापस हैदराबाद को ही अगर आएंगे तो हैदराबाद की हम बात करेंगे तो हैदराबाद में अभी इसी हफ्ते बजट, रियासती बजट यहाँ पे पेश हुआ है और हर हुक्मरान ये चाहता है कि वो आवाम को एक सरसब्ज़ बाग दिखाए और बेवकूफ़ बना के चले जाए या उल्लू बना कर चले जाए। ये हम जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ये तो लफ्ज़ उसी को ही बता सकता है कि बहरहाल सियासी लीडर हर वक्त अपने एतबार से, एदाद व शुमार के एतबार से कहीं ना कहीं लोगों को सरसब्ज़ बाग ही दिखाता है, मगर उसमें फूल उगने से ज़्यादा कांटे ज़रूर उगते हैं। पुराने लोग कहते थे कि जब तक बेवकूफ़ दुनिया में ज़िंदा है अक्लमंद को मौत नहीं है। शायद वैसे ही हर साल असेंबली का सेशन होता है फरवरी के महीने में और बजट पेश किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं बल्कि और अपने साथ एक बैग लाते हैं, कलमदान लाते हैं। कलमदान खोलकर एक बड़ी सी 1 घंटे की 1.5 घंटे की तकरीर निकाल के पढ़ते हैं। बहरहाल उसमें यह होता है कि तकरीर में सरसब्ज़ बाग हमें दिखाए जाते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा जो होता है वो बजट सेशन के दौरान ही अपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं या दूसरी पार्टियों के जो लीडर्स होते हैं वो बजट पर बहस करते हैं, बल्कि गर्मा गर्म बहस करते हैं। अल्फाज का तालमेल ऐसा होता है कि लोगों को कहीं ना कहीं खुश करने की एक चीज़, लोगों के कान तो खुश हो जाते हैं उससे कि जैसा क्रिकेट में अच्छे क्रिकेटर ने एक अच्छी अगर बैटिंग करता है तो ये कहा जाता है, उमूमन जो इस्तेमाल होती है वो ये होती है कि धुआंधार बैटिंग करते हुए
फलां खिलाड़ी नज़र आए। तो इसी तरह बजट के वज़ीर फाइनेंस की तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर के जितने भी लीडर्स रहते हैं वो ऐसे ही तकारीर या मुखालिफत में या उनकी सराहना करते हुए अपने अल्फाज को इस तरह बोल अदा करते हैं कि लोग उससे काफ़ी हद तक खुश हो जाते हैं। तकरीर के छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर आज तो फ्री में सोशल मीडिया मिल गया है, तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे ये सब फैलाए जाते हैं ताकि उनके जो लोग हैं, जो उनकी बात को सुनने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। बहरहाल बजट में जो हिस्सा होता है वो किन बुनियादों पर मुकर्रर किया जाता है? जी नहीं, इसकी कोई बुनियाद नहीं होती, बस एक सिफारिश होती है। सरकारी ऑफिसर अपने महकमे की तरफ से एक सिफारिश करता है, उसे अपनाते हुए बजट को एक बजट के एक फिगर को लाकर वहाँ पे मंजूर किया जाता है। मगर बात यह है कि बाज़ ऐसे ओहदेदार भी हैं, आज तेलंगाना में भी मौजूद हैं, जो ये चाहते हैं कि बजाय एक नई स्कीम बताकर बजट हासिल करने के लिए या मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए कोई नई स्कीम लाने के बजाय वो ये चाहते हैं कि बजट की रकम का ऐलान तो हो जाए लेकिन वो बजट जारी ना हो और बजट की जो इस्तेमाल होना चाहिए वो बजट को इस्तेमाल ना लाते हुए फिर से हुकूमत के ख़जाने को वापस भेजने की एक सोची समझी साजिश बोलिए या नाअहली बोलिए, बहरहाल ऐसे चीज़ें होते हैं दुनिया भर में। या मेरी नॉलेज कम अक़ल से अगर मैं बात करूं तो इस्लाम ही वाहिद मज़हब है जो ये कहता है कि हर मुसलमान पर ज़कात को फ़र्ज़ किया है। 2.5% ज़कात है, निकालना है हर एक को। अगर 2.5 तो देना ही देना है, उससे बढ़ के अगर देते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन ज़कात निकालने के बावजूद भी मुसलमानों में गरीबी की शरह बढ़ती चली जा रही है। शायद मैं ये मानता हूँ कि हमारा मसला ये है कि हम ज़कात तो निकाल रहे हैं, ज़कात को हम जिस तरह खैरात के तौर पे बांट रहे हैं, शायद हो सकता है कि हुकूमत ने भी ये तय कर लिया है कि जब मुसलमानों का या माइनॉरिटीज़ का बजट आएगा तो वो खैरात की तरह ही मुसलमानों को दिया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1700 करोड़ का बजट था, इस मरतबा बजट का ऐलान हुआ है 2200 करोड़। 2200 करोड़ तो आप ऐलान कर दिए हैं, उस बात का यकीनन सभी लोग खैर मकदम कर रहे हैं, मैं भी खैर मकदम करूँगा। लेकिन अगर 2200 करोड़ पूरे मुकम्मल तौर पे मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए ये जारी होते हैं और इस्तेमाल होते हैं सही तौर पर, तो फिर इसके बाद मुबारकबाद देने में मज़ा भी आएगा और वो मुबारकबाद की जो दुआ निकलेगी वो वज़ीर फाइनेंस को हो या चीफ मिनिस्टर को हो, उन तक भी पहुँचेगी। मगर 2200 जो मुकर्रर हुआ है उस पे मैं एतराज़ जता रहा हूँ, क्योंकि मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से एक बार गुजारिश की थी कि आप जब 12% रिजर्वेशन नहीं दे सकते तो कम से कम मुसलमानों का बजट 5000 करोड़ कर दीजिए। और सब प्लान की तरह अगर बजट दिया जाता है तो ये वापस भी नहीं होगा, बल्कि इस्तेमाल इसका होना 100% तय हो सकता है। बहरहाल 2200 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है, लेकिन 2200 करोड़ पे एतराज़ मुझे इसलिए है, दूसरों पे किसी पे एतराज़ नहीं है। मैं 2200 को 5000 करोड़ की जो मेरी ख्वाहिश थी या मेरा मुतालबा था, उसकी मैं दलील इस तरह दूंगा कि 56 लाख शेड्यूल कास्ट तेलंगाना में रहते हैं, उनको बजट तकरीबन 20,000 से 21,000 करोड़ के करीब उन्हें दिया जा रहा है। और 43 लाख शेड्यूल ट्राइब्स के तबके के लोग रहते हैं, उन्हें तकरीबन 14,000 करोड़ दिया जा रहा है। और 50 लाख माइनॉरिटीज़ को, या मुसलमानों की हम बात करें, बल्कि माइनॉरिटी की बात करूँगा इसलिए कि मुसलमान, सिख, ईसाई और जैन्स भी इसमें आते हैं, तो तकरीबन 50 लाख के करीब माइनॉरिटीज़ होने के बावजूद उन्हें बजट जो दिया जा रहा है वो 2200 करोड़। यहाँ पे मुझे एतराज़ है, मैं चाहता था कि यहाँ पे बढ़ना चाहिए। वरना बजट तो दिया जाता है, लेकिन मैं बजट के दूसरे पहलू पर रोशनी इसलिए डालूँगा क्योंकि 1956 में जब आंध्र प्रदेश बना था और 2014 में जब तेलंगाना बना, तो बजट से मुसलमानों की गरीबी या फलाह व बहबूद शायद कहीं ना कहीं कनेक्टेड इसलिए नहीं है
क्योंकि बजट पहले तो 50% जारी होता है और जो बाकी का 50% होता है उसमें प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में जाता है। बहरहाल अलगर्ज बात यह है कि तनख्वाहों में ज़्यादा बजट चले जाता है, स्कीम्स में या फ़ायदा होने की वजह से वो काफ़ी कम होता है। अगर तेलंगाना बनने के बाद से अगर देखेंगे 2014 से, तो सिर्फ तकरीबन 425 गाड़ियाँ ड्राइवर कम ओनर स्कीम में तेलंगाना में मुसलमानों को दी गई हैं। जबकि आप कहीं पर भी जाइए, चाहे वो हैदराबाद की सड़क हो या कोई निज़ामाबाद हो या आदिलाबाद हो या करीमनगर हो, कहीं पर भी जाइए आपको हज़ारों गाड़ियाँ मिलेंगे जिसके पीछे लिखा होगा अंडर असिस्टेंस फ्रॉम SC/ST कॉरपोरेशन। तो उनको चूँकि बजट है, सब प्लान है और बजट उनका रुकता नहीं है, तो शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक बात यह है कि 1956 से हो या 2014 से हो, कई मुस्लिम MLAs, मिनिस्टर्स, चेयरमैन तेलंगाना में गुजरे हैं। आप तारीख़ भी निकाल के देख लेंगे तो नवाब मीर अहमद अली खां भी थे, महमूद अली साहब भी हैं आज। वैसे MLAs तो आपके नज़रों के सामने ही है कि कौन कौन MLAs यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन MLA, चेयरमैन, मिनिस्टर अपनी जगह है, लेकिन क्या वजह है कि मुसलमानों में आज तक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं निकला। बिजनेसमैन बहुत निकले हैं, आजकल होटलों का चलन बहुत है, काफ़ी लोग होटल्स खोले हैं, काफ़ी लोग फास्ट फूड सेंटर्स चला रहे हैं। बिज़नेस की कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं मिलता मुसलमानों में। शायद यही वजह है कि गवर्नमेंट ये चाहती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि BJP गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि मुसलमान रोज़गार देने वाला बने, बल्कि ये पॉलिसी एक शायद ऐसी बनी है कि मुसलमान जॉब सीकर ही रहे या नौकरी पेशा रहे, बल्कि नौकरी देने वाला नहीं बने। ये सेकंड क्लास सिटीज़न की एक किस्म है। BJP ये चाहती है कि मुसलमान सेकंड क्लास सिटीज़न बने ताकि उनके पास वोट की जो ताकत है वो ना रहे। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो चाहे कोई भी सेक्युलर गवर्नमेंट हो, कि क्यों मुसलमान, कोई हमारे पास टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे हैं, लेकिन 2,90,000 करोड़ रुपए का जो बजट पास होता है, मैं अगर सिर्फ यही कहूँ कि अगर 4% जब आप रिजर्वेशन को मान के चलते हैं, तो अगर 2,90,000, 3 लाख करोड़ का बजट पकड़िए, 3 लाख करोड़ का बजट और 4% अगर हम उसमें मुतालबा करते हैं तो ये भी 12,000 करोड़ के करीब जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी 2,200 करोड़ का बजट मंजूर होता है तो लोग उसे थपथपा कर उसका खैर मकदम करते हैं और उसको बहुत ही खंदा पेशानी के साथ कबूल भी करते हैं। लेकिन जारी होने वाला बजट कितना है, ये इस पर किसी की तवज्जो नहीं है, इसलिए कि गुज़िश्ता साल अगर 1,700 करोड़ का बजट था तो जारी होने का बमुश्किल शायद मैं समझता हूँ कि 1,000 करोड़ के करीब जारी हुआ है। क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप बजट कम से कम बढ़ा तो दीजिए? जब कान खुश करने की ही अगर बात है तो आप 5,000 करोड़ कर दीजिए, मुसलमान भी कुछ हद तक तो खुश हो जाएंगे। मिलता नहीं मिलता ये तो बात की बात है। हम अखबार के ज़रिए, TV चैनल के ज़रिए, हमारा फरीज़ा ये है कि हम अखबार को सिया करें या चैनल पे बोलें अपनी आवाज़ को, अपनी मुखालिफत को, अपनी मुखालिफ पॉलिसी को ये ज़ाहिर करने में हम हमारी कोशिश में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और कोशिश ये है कि ये आवाज़, ये जो लिखत अखबार की होती है, वो हुक्मरान जमात के, चीफ मिनिस्टर के हों, वज़ीर फाइनेंस के हों, उनके कान तक जाए, ताकि हमारे जो हुकूक़ हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बजट देने से हमारे हुकूक़ हैं, जो हमारा हक़ बनता है, जो मुसलमान टैक्स अदा करता है, चाहे वो इनकम टैक्स की शक्ल में हो, सेल्स टैक्स की शक्ल में हो, GST की शक्ल में हो, जो अदा करता है, उसके बनिस्बत हमारा जो हक़ बनता है वो हमें मिलना चाहिए। बहरहाल ऐसे बहुत सारे बजट्स हमने देखे हैं, लेकिन क्या वजह है कि मुसलमानों में इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं, अच्छे बड़े बड़े दवाखानों के मालिक मुसलमान नहीं हैं या बड़े इंडस्ट्री के मालिक मुसलमान नहीं हैं, इस पर सोचना होगा। या ये कहूँ कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप बनाते हैं या इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाते हैं, उसमें क्या 4% रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारी गलती है
कि हम हर वक्त हमारे हक़ के लिए बहुत देर से जागते हैं। तो अब वक्त है कि हर एक को अपने हक़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे ही तो ही मैं समझता हूँ कि हमारा मुस्तक़बिल भी दरख्शां होगा। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो हमें हमारे जिद्दोजहद के तौर पे ही सही दुआ देते हुए गुजरेगी। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।